आज हम लोग एनसीईआरटी क्लास 6 सब्जेक्ट सिविक्स अध्याय 8 टॉपिक है ग्रामीण क्षेत्र में आजीविका, जिसका पहला 1 से लेकर 7 अध्याय तक हो गया है। अब नेक्स्ट टॉपिक है 8, जो कि अभी हम लोग पढ़ के कंप्लीट करेंगे। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहले पार्ट में हमने अपने जीवन में मौजूद अनेक तरह की विविधताओं पर नज़र डाली थी। एक्सरसाइज 1 में हमने इस पर भी विचार किया कि अलग अलग क्षेत्रों में रहने से वहाँ के लोगों को काम धंधे पर कैसे असर पड़ता है। वहाँ पर जाने वाले पेड़ पौधों कहाँ के फसलें या दूसरों चीज़ों किस तरह उठने के लिए महत्वपूर्ण हो जाती है। इस पार्ट में हम यह देखेंगे कि गांव में लोग किन किन विभिन्न तरीकों से अपने आजीविका चलाते हैं। पहले 2 पार्ट की तरह यह भी हम इस पड़ताल करेंगे कि क्या लोगों के पास आजीविका चलाने के समान अवसर उपलब्ध है या नहीं। उनके जीवन की परिस्थितियां एक दूसरे से कितनी मिलती जुलती है और वह किन समस्याओं का सामना करते हैं, इसे भी हम देखेंगे। ऊपर दी गई तस्वीर में जो लोग काम करते हुए दिख रहे हैं उस काम का वर्णन कीजिए। खेती से जुड़े कामों के अलग कीजिए और जो काम खेती से जुड़े हुए नहीं हैं उनकी एक सूची बनाइए। अपने ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों की कई तरह के काम करते हुए देखा। उनमें से कुछ चित्र बनाकर उनके बारे में लिखिए। चलिए यहाँ से टॉपिक अब स्टार्ट होता है। कलपट्टू गांव। कलपट्टू गांव तमिलनाडु में समुद्र तट के पास एक गांव है कलपट्टू। यहाँ लोग कई तरह के काम करते हैं। दूसरे गांवों की तरह यहाँ भी खेती के अलावा कई काम होते हैं, जैसे टोकरी, बर्तन, घड़े, ईंट, बैलगाड़ी इत्यादि बनाना। कलपट्टू में कुछ लोग नर्स, शिक्षक, धोबी, बुनकर, नाई, साइकिल ठीक करने वाले और लोहार के रूप में अपनी सेवा देते हैं। यहाँ कुछ दुकानदार एवं व्यापारी भी है। जो मुख्य गली है बाजार की तरह दिखती है। उसमें आपको तरह तरह की कई छोटी दुकानें दिखेंगी, जैसे चाय, सब्जी, कपड़े की दुकान तथा दुकानें बीज और खाद की है। 4 दुकानें चाय की है, जहाँ टिफिन भी मिलता है। यहाँ टिफिन का मतलब है खाने पीने की हल्की फुल्की चीज़ें। टिफिन का मतलब क्या होता है? खाने पीने की हल्की फुल्की चीज़ें, जैसे सुबह इडली, डोसा व उपमा मिलता है और शाम के नाश्ते में बोड़ा व मैसूर पाक मिलता है। चाय की दुकानों के पास एक कोने में एक लोहार का परिवार रहता है। उसके घर में ही लोहे की चीज़ें बनाने का काम होता है। बगल में साइकिल की मरम्मत की एक दुकान है, वहाँ साइकिल किराए पर भी मिलती है। गांव में 2 परिवार कपड़े धोकर अपनी आजीविका चलाते हैं, जिसको हम लोग धोबी कहते हैं। कुछ लोग के पास शहर में जाकर मकान बनाने और लॉरी चलाने का काम करते हैं। गांव छोटी पहाड़ियों से घिरा हुआ है। सिंचित जमीन पर मुख्यतः धान की खेती होती है। ज़्यादातर परिवार खेती के द्वारा अपनी आजीविका कमाते हैं। यहाँ आम और नारियल के काफ़ी बाग हैं। कपास, गन्ना और केला भी उगाया जाता है। आइए कुछ लोगों से मिले जो कलपट्टू के खेतों में काम करते हैं और देखेंगे कि हम उनकी आजीविका के बारे में क्या सीख सकते हैं। ये धान की रोपाई
कमरतोड़ काम होता है। तुलसी। हम सब यहाँ रामलिंगम की जमीन पर काम करते हैं। उसके परिवार के पास कलपट्टू में 20 एकड़ धान की खेत है। शादी से पहले भी मैं मायके में धान की खेती में ही मजदूरी करती थी। यहाँ मैं सुबह 8:30 बजे से शाम 4:30 बजे तक काम करती हूँ। रामलिंगम की पत्नी करुथम्मा का काम की निगरानी करती है। साल में कुछ ही मौके ऐसे होते हैं जब मुझे नियमित रूप से मजदूरी मिलती है। यह उन मौकों में से एक है। मैं धान रोप रही हूँ। जब धान की फसल थोड़ी बढ़ जाएगी तो रामलिंगम हमें निराई के लिए और बाद में कटाई के लिए बुलाएगा। जब मैं कम उम्र की थी तो निराई कटाई का काम आसानी से कर लेती थी, लेकिन अब जैसे उम्र हो रही है मुझे झुककर काम करने और देर तक पानी में पैर डुबाए रखने से तकलीफ होती है। रामलिंगम एक दिन का 40 रुपया मजदूरी देता है। रामलिंगम जो था वो उसको एक दिन का मजदूरी 40 रुपया देता है। मेरे गांव में मजदूरी के रेट से यहाँ थोड़ा कम है, फिर भी मैं मजदूरी के लिए यहीं आती हूँ। रामलिंगम पर मुझे भरोसा है कि काम होने पर वह मुझे ही बुलाएगा। बाकी लोगों की तरह वह आस पड़ोस के गांव में सस्ते मजदूर ढूंढने नहीं जाता। मेरा पति रमन भी एक मजदूर है। हमारे पास कोई जमीन नहीं है। साल के इन महीनों में वह खेतों में कीड़ों की दवाई छिड़कता है। जब खेतों में कोई काम नहीं मिलता तो उसे पास की खान से पत्थर या नदी से बालू ढोने का काम मिल जाता है। यह पत्थर और बालू पास के शहरों में मकान बनाने के लिए ट्रक से लाए जाते हैं। खेत में काम करने के अलावा मैं घर का सारा काम करती हूँ। मैं घर में सबके लिए खाना बनाती हूँ, कपड़े धोती हूँ और सफाई करती हूँ। दूसरी औरतों के साथ जाकर जंगल से लकड़ी भी लाती हूँ। गांव से करीब 1 किलोमीटर दूर बोरवेल है जहाँ से पानी लेकर आती हूँ। मेरा पति घर का सामान जैसे साग सब्जी खरीदने में मेरी मदद करता है। ये क्या है जरा देख लेते हैं। क्या तुलसी को सालों भर कमाई के मौके मिलते हैं? ऊपर दिए चित्र पर आधार बनाइए। सालों भर तो काम नहीं होता। यहाँ पे रोपाई हो गया अगस्त में, फिर निराई हो गया, कटाई हो गया, बीड़ा बनाना, बस इतना ही काम होता है। कुछ मंथ ही, पूरा साल तो काम नहीं मिल पाता है। हमारी 2 बेटियां हमारे जीवन की खुशी है। दोनों ही स्कूल जाती है। पिछले साल एक बेटी बीमार पड़ गई थी तो उससे शहर के अस्पताल ले जाना पड़ा। हमने उसे इलाज के लिए रामलिंगम से उधार लिया था और उस उधार को चुकाने के लिए हमें अपनी गाय बेचनी पड़ी। तुलसी के काम का विवरण दीजिए। यह रमन के काम कैसे अलग है? तुलसी के काम का विवरण दीजिए। या रमन के काम का से अलग कैसे है? तुलसी को अपने काम के लिए बहुत कम पैसा मिलता है। आपकी समझ में खेतों में काम करने वाले मजदूर को कम पैसे में काम क्यों करना पड़ता है? आपके क्षेत्र में या पास के गांव में कौन सी फसलें उगाई जाती है? वहाँ खेतिहर मजदूर किस तरह का काम करते हैं? अगर तुलसी के पास खेती की जमीन होती तो उसकी कमाई यानी आजीविका के तरीके कैसे अलग होते हैं? चर्चा कीजिए। कम पैसा में काम इसलिए करना पड़ता है क्योंकि वहाँ उसके लायक काम ही नहीं है, और जैसा काम है तो उसमें पैसा ही नहीं है, मजबूरी में काम करना पड़ता है। जैसा कि आपने तुलसी की कहानी में पढ़ा, ग्रामीण इलाकों में गरीब परिवार का बहुत सारा समय पानी और जलवान की लकड़ी लाने एवं जानवर चराने में बीतता है। इन कामों से कोई पैसा नहीं मिलता है, लेकिन गरीब परिवारों में यह काम बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं। वे मजदूरी
वे मजदूरी से जो थोड़ा पैसा कमाते हैं उससे गुजारा नहीं होता है। घर चलाने और ज़िंदगी बसर करने के लिए इन कामों को करना पड़ता है। हमारे देश के ग्रामीण परिवारों में से करीब 40% खेतिहर मजदूर हैं। कुछ के पास जमीन के छोटे छोटे टुकड़े हैं, बाकी तुलसी की तरह भूमिहीन हैं। कई बार जब पूरे साल उन्हें काम नहीं मिल पाता तो मजबूरन काम की खोज में उन्हें दूर दराज के इलाकों में जाना पड़ता है। इस तरह का पलायन कुछ विशेष मौसमों में ही होते हैं। शेखर, हमें यह धान अपने घर लेकर जाना है। मेरे परिवार में ने अभी फसलों की कटाई पूरी की है। हमारे पास बस 2 एकड़ जमीन है। हम अपने खेत का सारा काम खुद ही कर लेते हैं। मैं कई बार कटाई के समय दूसरे छोटे किसानों की मदद लेता हूं और बदले में उनके खेतों में कटाई करवा देता हूं। व्यापारी मुझे उधार पर बीज और खाद देता है। इसे चुकाने के लिए मुझे थोड़े कम दामों पर उससे धान बेचना पड़ता है। अगर बाजार में बेचूं तो ज़्यादा फसल मिल जाएंगे, लेकिन मुझे उधार भी तो चुकाना है। व्यापारी ने किसानों को याद दिलाने के लिए अपना एजेंट भेजा कि जिन किसानों ने उधार लिया है वे उसी को अपना धान बेचें। मुझे अपने खेत से 60 बोरी धान मिलेगा। इनमें से कुछ से मैं अपना उधार चुका दूंगा और बाकी घर में लग जाएगा। लेकिन मेरे हिस्से में जो आता है वह सिर्फ 8 महीने तक ही चल पाता है, इसलिए मुझे और पैसा कमाने की ज़रूरत पड़ती है। इसके लिए मैं रमलिंगम की चावल की मिल में काम करता हूँ। वहाँ मैं पड़ोसी गांव के किसानों से धान इकट्ठा करने में उसकी मदद करता हूँ। हमारे पास एक संकर गाय भी है। उसका दूध हम यहीं के सहकारी समिति में बेच देते हैं। इससे रोज के खर्चे के लिए थोड़ा और पैसा मिल जाता है। ग्रामीण क्षेत्र की आजीविका। ग्रामीण में क्या क्या होता है? धान का भूसा निकल रहा है, धान की तैयारी की जा रही है यहाँ पे। कर्ज लेने पर जैसा कि आपने ऊपर पढ़ा, कई बार शेखर जैसे किसान जरूरी चीजें खरीदने के लिए पैसा कर्ज लेते हैं। अक्सर यह पैसा बीज, खाद और कीटनाशक खरीदने के लिए साहूकार से कर्ज लेते हैं। इसको भी थोड़ा देख लेते हैं क्या है यहाँ पे। शेखर का परिवार क्या काम करता है? आपके विचार से शेखर दूसरे मजदूरों को अपने खेत पर काम करने के लिए क्यों नहीं लगाता? शेखर शहर के बाजार में अपना धान क्यों नहीं बेच पाता? शेखर की बहन मीना ने भी व्यापारी से उधार लिया था, परंतु वह अपना धान उसको नहीं बेचना चाहती। उसने व्यापारी के एजेंट से कहा कि अपना उधार चुका देगी। मीना और व्यापारी के एजेंट के बीच इसको लेकर क्या बातचीत हुई होगी? दोनों के तकों को लिखिए। शेखर और तुलसी के जीवन में क्या समानताएं हैं और क्या अंतर है? अपने उत्तर के निम्नलिखित आधार हो सकते हैं। उनके पास कितनी जमीन है? उनको उधार क्यों लेना पड़ता है? उनकी कमाई के साधन क्या है? और उन्हें दूसरों के जमीन पर काम करने की क्या ज़रूरत है? लिया जाता है। अगर बीज अच्छी किस्म के नहीं होते हैं या फसल को कीड़े लग जाता है तो पूरी फसल बर्बाद हो सकती है। बारिश पूरी नहीं होने पर भी फसल खराब हो सकती है।
ऐसी स्थिति में किसान अपना उधार नहीं चुका पाते। कई बार परिवार चलाने के लिए उन्हें और पैसा कर्ज के तौर पर लेना पड़ता है। जल्द ही कर्ज इतना बढ़ जाता है कि किसान कितना भी काम कमा ले वह उसे चुका नहीं पाता है। इस स्थिति में हम कहते हैं कि किसान कर्ज तले दब गया। पिछले कुछ सालों में यह किसानों की विपदा का मुख्य कारण बन गया है। कई क्षेत्रों में किसानों ने कर्ज के बोझ से दबकर आत्महत्या तक कर ली है। रामलिंगम और करूथम्मा। जमीन के अलावा रामलिंगम के परिवार के पास एक चावल की मिल है और बीज व कीटनाशक बेचने के लिए एक दुकान है। चावल के मिल में उन्होंने अपना पैसा लगाया और थोड़ा सरकारी बैंक से कर्ज लिया था। पहले इसको देख लेते हैं क्या है ये। तुलसी और शेखर के विवरण दोबारा पढ़िए। वे बड़े किसान रामलिंगम के बारे में क्या कहते हैं। इसके साथ जो अपने रामलिंगम के बारे में पढ़ा उसे जोड़ते हुए निम्नलिखित सवालों का जवाब दीजिए। उसके पास कितनी जमीन थी? बहुत कम ही था। रामलिंगम के पास तो 20 एकड़ था। अपनी जमीन पर उगने वाले धान का वह क्या करता था? खेती के अलावा उसकी कमाई और क्या थी? वे यह हो गया था, कर्ज लगाया और थोड़ा सरकारी बैंक से कर्ज लिया था। वे कलपट्टू और आसपास के गांवों से ही धान खरीदते थे। मील का चावल आसपास के शहरों के व्यापारी को बेचा जाता है। इससे उनकी अच्छी खासी कमाई हो जाती है। भारत के खेतिहर मजदूर और किसान कलपट्टू गांव में तुलसी की ही तरह खेतिहर मजदूर है, शेखर की ही तरह छोटे किसान हैं और रामलिंगम जैसे बड़े किसान हैं। भारत में प्रत्येक 5 ग्रामीण परिवार में से लगभग 2 परिवार खेतिहर मजदूर के हैं। ऐसे सभी परिवार अपनी कमाई के लिए दूसरे के खेतों पर निर्भर रहते हैं। इनमें से कई भूमिहीन हैं और कईयों के पास जमीन के छोटे छोटे टुकड़े हैं। शेखर जैसे छोटे किसानों को ले तो उनकी ज़रूरतों के हिसाब से खेत बहुत ही छोटे पड़ते हैं। भारत के 80% किसानों की यही हालत है। भारत में केवल 20% किसान रामलिंगम जैसे बड़े किसानों की श्रेणी में आते हैं। ऐसे किसान गांव की अधिकतर जमीन पर, ये क्या है, रामलिंगम की 20 एकड़ जमीन एक हिस्सों पर रोपी गई धान का फसल तुलसी जैसे खेतिहर मजदूर में कड़ी मेहनत का नतीजा है। रामलिंगम का जो 20 एकड़ का जमीन है, तुलसी जैसे वर्कर है जो कि उसके काम में खेत हो रहा है, धान की पैदावार ज़्यादा हो रहा है। कहाँ थे हम लोग? ऐसे किसान गांव पर अधिकतर जमीन पर खेती करते हैं। उनकी उपज बहुत बड़ा है, भाग बाजार में बेचा जाता है। कई बड़े किसानों ने अन्य काम धंधे भी शुरू कर दिए, जैसे दुकान चलाना, सूद पर पैसा देना, छोटी छोटी फैक्ट्रियां चलाना इत्यादि। ऊपर दिए गए आंकड़ों को देखते हुए क्या आप यह कह सकते हैं कि भारत में अधिकतर किसान गरीब है? आपकी राय इस स्थिति को बदलने के लिए क्या क्या किया जा सकता है? हमने कलपट्टू में होने वाली खेती के बारे में पढ़ा। ग्रामीण क्षेत्रों में खेती के साथ लोग जंगल की उपज और पशुओं आदि पर निर्भर रहते हैं। उदाहरण के लिए मध्य भारत के कुछ गांव में खेती और जंगल की उपज दोनों ही आजीविका का महत्वपूर्ण साधन है। महुआ बीने, तेंदू के पत्ते इकट्ठा करने, शहद निकालने और इन्हें व्यापारियों के बेचने जैसे काम अतिरिक्त आय में मदद करते हैं। इसी तरह सहकारी समिति को यह पास के शहर
सहकारी समिति के पास के शहर के लोगों को दूध बेचना भी कई लोगों के लिए आजीविका कमाने का मुख्य साधन है। समुद्री तटीय इलाकों में हम देखते हैं कि पूरे के पूरे गांव मछली पकड़ने में लगे हुए हैं। आइए अरुणा और परिवेलन की जीवन के बारे में पढ़कर मछली पकड़ने वाले एक परिवार के बारे में थोड़ा सा जाने। यह परिवार कलपट्टू के पास पुद्दुपेट नाम के गांव में रहता है। कहाँ रहता है? तो पुद्दुपेट के गांव के नाम में रहता है। चलिए इसको भी थोड़ा सा पहले देख लेते हैं। ये क्या है? नागालैंड की सीढ़ी नुमा खेती। नागालैंड में कैसा खेती होता है? तो सीढ़ी नुमा खेती होता है। ये इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको देखते चलेंगे। नागालैंड के सीढ़ी नुमा खेती। यह एक गांव है जिसका नाम चिजामी है। क्या है? चिजामी है। यह नागालैंड के फेक जिले में है। कहाँ पे है? नागालैंड के फेक जिले में है। इस गांव में रहने वाले लोग चखेसंग समुदाय के हैं। सीढ़ी नुमा खेती करते हैं। इसका मतलब है कि पहाड़ी की ढलाऊ जमीन को छोटे छोटे सपाट टुकड़ों में बांटा जाता है और उस जमीन की सीढ़ियों के रूप में बदल दिया जाता है कि प्रत्येक सपाट टुकड़े के किसान को ऊपर उठा देते हैं जिससे पानी भरा रह पाए। यह चावल की खेती के लिए सबसे अच्छा है। चिजामी के लोगों के पास अपने अपने खेत हैं, लेकिन वह इकट्ठे होकर एक दूसरों के खेती में भी काम करते हैं। वे 6 से 8 लोग एक समूह बनाते हैं और इकट्ठे मिलकर पहाड़ के एक हिस्सों पर घास पतवार साफ करते हैं। जब दिन का काम खत्म हो जाता है तो सारा समूह इकट्ठे बैठकर खाना खाता है। ऐसा कई दिनों तक चलता रहता है जब तक काम खत्म नहीं हो जाता। चलिए अरुणा और परिवेलन के बारे में पढ़ते हैं। अरुणा और परिवेलन। पुद्दुपेट कलपट्टू से ज़्यादा दूर नहीं है। कलपट्टू गांव जो थे उससे ज़्यादा दूर नहीं है। यहाँ लोग मछली पकड़कर अपनी आजीविका चलाते हैं। उनके घर समुद्र के पास होते हैं और वहाँ चारों ओर जाल और कैटामैरन मछुआरों की खास तरह की छोटी नाव की पंक्तियाँ दिखाई देती है। सुबह 7 बजे समुद्र किनारे बड़ी गहमा-गहमी रहती है। इस समय सारे कैटामैरन मछलियां पकड़कर लौट आते हैं। मछली खरीदने और बेचने के लिए बहुत सारी औरतें इकट्ठी हो जाती है। मेरा पति परिवेलन, मेरे भाई और जीजा आज बड़ी देर से लौटे। मैं बहुत परेशान हो गई थी कि ये हमारे कैटामैरन में इकट्ठे ही समुद्र में जाते हैं। उन्होंने बताया कि आज वे तूफान में फंस गए थे। आज जो मछलियां पकड़ी गई उनमें से मैंने परिवार के लिए कुछ मछलियां एक तरफ उठा कर रख दी, बाकी मैं नीलाम कर दूंगी। इस नीलामी से जो पैसा मुझे मिलता है वह 4 भागों में बढ़ जाता है। 3 हिस्से उन 3 लोगों में बढ़ जाता है जो मछली पकड़ने जाते हैं। बाकी 1 हिस्सा उसे मिलता है जिसकी नाव है और जाल वगैरह होते हैं। जिसका सामान होता है उसका 1 हिस्सा होता है। चूंकि जाल कैटामैरन और उसका इंजन हमारे हैं तो वह हिस्सा भी हमें ही मिल जाता है। हमने बैंक से उधार लेकर एक इंजन खरीदा है जो कैटामैरन में लगा हुआ है। इससे यह लोग समुद्र में दूर तक जा पाते हैं और ज़्यादा मछलियाँ मिल जाती है। कैटामैरन मतलब नाव को बोला जाता होगा। नीलामी में जो औरतें यहाँ से मछलियाँ खरीदती है वे टोकरे भर कर पास के गांव में बेचने के लिए ले जाती है। कुछ व्यापारी भी हैं जो शहर की दुकानों के लिए मछलियाँ खरीदते हैं। मैं दोपहर 12 बजे तक ही नीलामी का काम निपटा पाती हूँ। शाम को मेरा पति और बाकी रिश्तेदार मिलकर जाल सुलझाते हैं और उसकी मरम्मत करते हैं। कल सुबह 2 बजे वह फिर समुद्र की तरफ चल देंगे। हर साल
हर साल मानसून के दौरान करीब 4 महीने तक वे समुद्र में नहीं जा पाते हैं, क्योंकि यहाँ मछलियों के प्रजनन का समय होता है। इन महीनों में हम व्यापारी से उधार लेकर अपना गुजारा चलाते हैं। इस कारण बाद में हम मजबूरी में उसी व्यापारी को मछली बेचनी पड़ती है जिससे हम कर्ज लेते हैं, और हम खुली नीलामी नहीं कर पाते हैं। वे खाली महीने काटना सबसे मुश्किल होता है। पिछले साल सुनामी के कारण हमारा बड़ा नुकसान हुआ। स्थानीय बाजार में मछली बेचती हुई मछुआरी ने इसमें क्या है जरा सा देख लेते हैं इसको भी। शेखर और अरुणा दोनों के ही परिवारों को उधार क्यों लेना पड़ता है? आपको उनमें क्या समानताएं और अंतर दिखते हैं? क्या आपने सुनामी के बारे में सुना है? यह क्या होता है? इससे अरुणा जैसे परिवारों को क्या नुकसान हुआ होगा? ग्रामीण क्षेत्रों में आजीविका के साधन। ग्रामीण क्षेत्रों में लोग अपनी आय विभिन्न तरीकों से कमाते हैं। कुछ खेती बाड़ी का काम करते हैं और कुछ अन्य काम करके अपनी आजीविका चलाते हैं। खेती में कई तरह के काम शामिल हैं, जैसे खेत तैयार करना, रोपाई, बुआई, निराई और कटाई जैसे कार्य करते हैं। फसल अच्छी हो, इसके लिए हम प्रकृति पर निर्भर हैं। इस तरह जीवन ऋतुओं के इर्द गिर्द ही चलता है। बुआई और कटाई के समय लोग काफी व्यस्त रहते हैं। और दूसरे समय काम का बोझ कम रहता है। देश के अलग अलग क्षेत्रों में ग्रामीण लोग अलग अलग तरह की फसलें उगाते हैं, फिर भी हम उनके जीवन की परिस्थितियों में और उनकी समस्याओं में काफ़ी समानताएं पाते हैं। लोग कैसे जिंदगी बसर करते हैं और कितना कमा पाते हैं, यह इस बात पर निर्भर करता है कि जिस जमीन को जोतते हैं वह कैसी है। कई लोग उस जमीन पर मजदूरों के रूप में निर्भर हैं। ज़्यादातर किसान अपनी ज़रूरतों को पूरा करने और बाजार में बेचने के लिए भी फसलें उगाते हैं। कुछ किसानों को अपनी फसल उन व्यापारियों को बेचनी पड़ती है जिनसे वह पैसा उधार लेते हैं। गुजर बसर करने के लिए कई परिवारों को काम के खातिर उधार लेना पड़ता है, या फिर तब लेना पड़ता है जब उनके पास कोई काम नहीं रहता है। ग्रामीण क्षेत्रों में कुछ परिवार ऐसे हैं जो बड़ी बड़ी जमीनों, व्यापार और अन्य काम धंधों पर फल फूल रहे हैं। फिर भी ज़्यादातर छोटे किसानों, खेतिहर मजदूरों, मछली पकड़ने वाले परिवारों और गांव में ही हस्तशिल्प का काम करने वाले लोगों को पूरा साल रोजगार नहीं मिल पाता है। ये अभ्यास प्रश्न है, ठीक है। ये टॉपिक पूरा 8 कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट टॉपिक और लास्ट टॉपिक है 8, 9, जो कि एक लास्ट चैप्टर है, वो पढ़ के कंप्लीट कर दिया जाएगा। ये चैप्टर था अध्याय 8, न्यू एनसीईआरटी से था, ग्रामीण क्षेत्र में आजीविका, जो कि कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट टॉपिक कल देखेंगे। आज का क्लास यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।